पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ ये बताने की जरूरत है नहीं। मौके पर परिस्थितियां कितनी विकट हैं उसकी बानगी आप लगातार अपने फोन्स में वीडियोस को देखकर कर ही रहे होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स भी लगातार बता रही है कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसके बाद वहां पर सड़कों पर क्या कुछ स्थिति है और खासतौर पर अल्पसंख्यकों के ऊपर कैसे क्रूर अंजाम दिया जा रहा है। कई वारदातें वहां पर हो रही हैं। विस्तार से आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। देखिए, बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है। इस मुश्किल घड़ी में शेख हसीना भारत पहुंची हुई हैं। अब शेख हसीना रहेंगी कहां? भारत सरकार ने उन्हें अपना आगे का प्लान बताने और अपना भविष्य खुद तय करने को कहा है। बांग्लादेश में हिंसा और बेकाबू हालात के बीच शेख हसीना पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद भागकर भारत आ चुकी हैं। शेख हसीना गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर बांग्लादेश वायुसेना के C-130J विमान से पहुंची, जिसके बाद बांग्लादेश वायुसेना का C-130J विमान वापस बांग्लादेश चला गया है। फिलहाल शेख हसीना को भारतीय खुफिया विभाग की निगरानी में एक सेफ हाउस में रखा गया है। लेकिन बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अब कहां रहेंगी, इसे लेकर भारत सरकार ने शेख हसीना से अपना आगे का प्लान बताने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना ने फिलहाल भारत में ही रहने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अनिश्चित काल तक यहाँ नहीं रह सकती। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जब शेख हसीना से मुलाकात की थी तब उन्होंने भारत सरकार का स्टैंड बता दिया था। शेख हसीना को मोदी सरकार ने अपना भविष्य खुद तय करने को कहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि शेख हसीना सदमे में हैं। सरकार बात करने से पहले उन्हें कुछ समय दे रही है, वो भविष्य को लेकर खुद फैसला लेंगी। The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister Sheikh Hasina should step down. On 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. वहीं सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना ने पीएम मोदी से मुलाकात की मांग की है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके असर को देखते हुए ये फिलहाल थोड़ा मुश्किल लग रहा है। शेख हसीना की एक बेटी है जो भारत में काम करती है। वो कुछ समय के लिए अपनी बेटी के साथ रहना चाहती है, लेकिन शेख हसीना की बेटी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए काम करती है, इसलिए फिलहाल इन हालातों में ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। वहीं शेख हसीना ने इंग्लैंड में शरण मांगी है, लेकिन उनकी कागजी कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार है और वे मानवाधिकार के उल्लंघन के प्रति बहुत संवेदनशील है। ऐसे में शेख हसीना को अगर इंग्लैंड में शरण नहीं मिलती है तो फिर वो फिनलैंड जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो शेख हसीना भविष्य में कहां रहेंगी, इस पर तो तमाम चीजें क्लैरिटी आई जाएंगी, लेकिन बांग्लादेश का भविष्य क्या है ये सवाल इसलिए क्योंकि अब जो तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर रखेंगे आप समझ जाएंगे कैसे बांग्लादेश इस वक्त जल रहा है। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें, किस तरीके से पीएम आवास के अंदर वो पहुंचे, वहां पर उपद्रव किया गया, आग लगा दी गई। ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो कि आपको बता देगा कि पिछले 48 घंटों में बांग्लादेश की परिस्थितियां बद से बदतर कैसी हो गई। रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही है। जानकारी ऐसी भी सोर्सेस के हवाले से कि लंदन में बैठकर ढाका हिंसा की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। स्क्रिप्टिंग हुई लंदन से, जिसका साथ दिया आईएसआई और चाइना ने, और उसके बाद इसको इंप्लीमेंट किया गया ढाका की सड़कों पर बांग्लादेश में, और वहां पर चुनी हुई सरकार को गिराकर अब वहां पर अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है। सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। सेना की तरफ से कहा गया कि अगले 48 घंटों में एक अंतरिम सरकार दुनिया के सामने आ जाएगी। लेकिन ये 8 तस्वीरें बताने के लिए काफी कि बांग्लादेश को एक बार फिर से कहां से शुरू करना होगा। देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है सोर्सेस के हवाले, वो ये है कि शेख हसीना फिलहाल भारत ही रहेंगी। ब्रिटेन जाने का उनका कार्यक्रम अभी तय नहीं हो पाया है। सोच समझकर आगे का कार्यक्रम वो बनाएंगी। जब तक हसीना चाहेंगी भारत सुरक्षा के साथ उनकी मेजबानी करेगा। अभी आप जानते हैं वो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में है। वहीं का सेफ हाउस उनका सेफ हाउस बनके उनको गार्ड कर रहा है। जैसे ही वो भारतीय एयर स्ट्रिप में आई थी बांग्लादेश से,
तभी से आप जानते हैं एयरफोर्स ने उनको गार्ड किया, गरुड़ कमांडोज की तैनाती कर दी और अभी बिल्कुल सेफ हैं शेख हसीना। भारत जैसे मजबूत देश की एयरफोर्स अगर आसपास हो, सरकार आपका समर्थन करने को तैयार हो, तो अभी बहुत सेफ एंड सिक्योर है शेख हसीना। लेकिन सरकार ने भी उनसे पूछ लिया है, आप बताइए आपके आगे का प्लान क्या है। आगे आपका जो भी प्लान होगा आपको खुद ही तय करना है। तो ये बात तो आप भी समझ रहे होंगे कि बांग्लादेश की परिस्थितियां बद से बदतर हो गई और कहीं ना कहीं इस चीज को शेख हसीना भी समझ चुकी थी। इसीलिए तो जिस राष्ट्र की वो प्रधानमंत्री थी वो पूर्व प्रधानमंत्री हो गई और जिस देश में उनका शासन चलता था वहां से उनको भागना पड़ा। इसीलिए सवाल कि आखिर शेख हसीना की जान कैसे बची। प्रणय वर्मा शेख हसीना से मुलाकात करने पहुंचे। हसीना ने अपनी जान के खतरे की जानकारी उन्हें दी, उनको बताया कि कैसे विरोधी ताकतें उनके लिए प्लान कर रही हैं, उन पर हमले की प्लानिंग हो रही है। प्रणय वर्मा वहां से निकलते हैं, नई दिल्ली को सारी जानकारी देते हैं। और आपको बताएं, जैसा रिपोर्ट्स लगातार आ रही थी कि भारत सरकार का, एजेंसीज का भी काफी हाथ रहा, जिस वजह से शेख हसीना कॉन्फिडेंस में आई और आज उनकी जान बची हुई है। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। उपद्रवी हिंदुओं के घरों में आग लगा रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, यहां तक कि मंदिरों में तोड़फोड़ किया जा रहा है। इसको लेकर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। बांग्लादेश में हिंसा का दौर अब भी जारी है। हालात बेहद खराब हो चले हैं। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी उपद्रवी सड़कों पर डटे हुए हैं। हिंसा और आगजनी के बीच अब उपद्रवियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। भीड़ चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बना रही है। घरों में आग लगाई जा रही है, दुकानों को लूटा जा रहा है। दंगाइयों ने बांग्लादेश के मेहरपुर इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ करने के बाद उसको आग के हवाले कर दिया। 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया है। कीमती सामानों को लूटा गया है। वहीं बांग्लादेश के हालात पर भारत सरकार भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के हालात पर राज्यसभा में बयान दिया और भारत का रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में लोग सड़कों पर है और वहां अल्पसंख्यक समुदाय हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। अल्पसंख्यकों की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. बांग्लादेश में उपद्रवी अल्पसंख्यकों में खासकर हिंदुओं को ही अपना निशाना बना रहे हैं, जिससे हिंदुओं को डर सता रहा है कि जब सत्ता पर कट्टर इस्लामिक समूह काबिज हो जाएंगे तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति काफी खराब हुई है। 1951 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगभग 22% थी, लेकिन 2011 तक ये घटकर लगभग 8.54% रह गई है। लगातार उत्पीड़न और हिंसा की वजह से हिंदुओं की आबादी में गिरावट भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बांग्लादेश में हालत बद से बदतर है। 12 अलग अलग कैमरों से ली गई कुछ तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपकी टीवी स्क्रीन पर रखेगा, तो आप समझ जाएंगे परिस्थितियां किस तरीके की हैं। इन 12 तस्वीरों में आप समझ जाएंगे बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। जहां जहां पर शेख हसीना के पोस्टर्स थे, प्रतिमाएं थी, वहां पर उन पर कालिक पोती जा रही है, कोई लाल रंग से उनको सना हुआ दिखा रहा है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास पर जब पहुंचे तो वहां से तमाम चीज़ों को लूट लिया गया। इसके अलावा ज़बरदस्त तरीके से हिंसा की गई। पद पर बैठे कई नेताओं को जैसे ही वो प्रदर्शनकारियों के सामने आए, उनका भी आक्रोश उनको झेलना पड़ा। ज़बरदस्त तनाव की तस्वीरें, साथ ही अल्पसंख्यकों को टारगेट करना। बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर में उसी आग के हवाले कर दिया गया। मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की गई और अभी भी परिस्थितियां ऐसी ही हैं। अभी तक परिस्थितियों में कोई खासा बदलाव आया नहीं है। ये प्रोटेस्टर्स लगातार, जो कि 2 महीने से पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, इससे पहले भी इस तरह की बातें रही थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 महीने, उससे पहले भी रही थी। लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा असंतोष था आरक्षण को लेकर कि आखिर कब तक आप आरक्षण की इस मलाई को चाटते रहेंगे, हम लोग करें तो करें क्या। लेकिन इस तरीके का स्वरूप ये ले लेगा, ये किसी ने सोचा ना था।
और फिर उसके बाद ये इंडिकेशंस आना कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है, उसमें भी कोई इनकार नहीं कर रहा। तो शेख हसीना को लेकर एक के बाद एक कई रिपोर्ट्स आ रही हैं, अपडेट्स आ रहे हैं। ये भी जानकारी आई है कि शेख हसीना अब यूरोप जा सकती है और अगले 48 घंटे उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। 48 घंटों में वो भारत छोड़ सकती हैं, यूरोप के किसी देश को जा सकती हैं। हसीना की यात्रा का प्रबंध भी किया गया है, सोर्सेज के हवाले से खबर है। ऑफिशियल स्टेटमेंट आप जानते हैं परिस्थितियां किस तरीके की हैं, ऐसे में बहुत सारी चीजों को पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जा सकता, लेकिन अलग अलग जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है या क्या कुछ सिनेरियो बन रहा है शेख हसीना के लिए, क्योंकि कब तक वो एक एयरबेस में रहेंगी, कब तक एक सेफ हाउस में रहेंगी, ये वो भी समझ रही होंगी, क्योंकि वैश्विक पटल पर भी तमाम चीजें जा रही हैं। अमेरिका कह रहा है कि हमारी पैनी नजर है। बांग्लादेश में हुए सियासी उठापटक पर भारत पैनी नजर बनाए हुए है। मोदी सरकार ने इसको लेकर एक सर्वदलीय बैठक की, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी पार्टी के नेताओं को पड़ोसी देश में मौजूदा हालात की विस्तृत जानकारी दी। बांग्लादेश में हिंसा आगजनी के साथ सियासी संकट जारी है, वहीं इस पर भारत की भी पैनी नजर है। बांग्लादेश में पैदा हुए इस हालात को लेकर संसद में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूछा कि क्या बांग्लादेश हिंसा के पीछे विदेशी ताकतें हैं, खासकर पाकिस्तान का क्या हाथ हो सकता है। इसका जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल फोटो में लगातार बांग्लादेश आंदोलन की तस्वीरें लगा रहे थे, इसीलिए इस एंगल की जाँच की जा रही है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछा कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के असर से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए भारत सरकार की क्या रणनीति है। इस पर विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में तेजी से हालात बदल रहे हैं, अपने अगले कदम को दुरुस्त करने के लिए केंद्र इसका बारीकी से विश्लेषण कर रहा है। The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. वहीं सूत्रों के मुताबिक बैठक में केंद्र ने बताया कि बांग्लादेश में कुल 20,000 भारतीय नागरिक हैं। इनमें अब तक 8,000 वापस आ चुके हैं। भारत सरकार अपने लोगों के संपर्क में है। वहां हाई कमीशन लगातार काम कर रहा है। सरकार का फोकस वहां फंसे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर है। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के लिए हमारी पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है। I think it's a good step that the external affairs ministers who are briefing all party leaders. We welcome that move on part of the external affairs minister. We are completely with the government as far as national security and the safety of our citizens are concerned. What's happening in Bangladesh is very worrying. It's not just, we can't just say that it's merely a toppling of an unpopular government. It seems to be something more deeper than that. The safety of our citizens, the safety of our borders is very, very important. वहीं सर्वदलीय बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश संकट को लेकर विपक्ष के सर्वसम्मति से समर्थन की सराहना की है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दलों के नेता शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो जो तस्वीरें निकलकर आ रही हैं बांग्लादेश से, सबके जहन में एक सवाल तो उठ रहा है। वो सवाल ये कि क्या बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान बन जाएगा। 6 तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें आप देख देख के थक चुके होंगे। वैसे 6 तस्वीरें आपके सामने, आग लगा दी गई इस्कॉन टेम्पल में, उसकी तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री आवास में वो लोग घुसे, वहां पर हो हल्ला किया, चीजें लूट ली गई, लोग सड़कों पर उतरे, जश्न भी मना रहे हैं। जो लोग ये जो चीज़ें जो मांगे इन प्रोटेस्टर्स की थी कि शेख हसीना को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो उन्होंने दे ही दिया। अभी भी इसी तरह की तस्वीरें हैं, कहीं से कोई शांति की तस्वीर अब तक आई नहीं। कई जगहों पर हमने देखा कि फोर्सेस के जवान भी मौके पर हैं। अब आप 5वीं विंडो देखिए, जब प्रधानमंत्री आवास में लोग घुसे तो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान थे, आर्मी के जवान थे, उन्हीं के सामने लूटपाट मचती रही। बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों पर हमले की खबर आ रही है, जिसे लेकर भारत एक्सप्रेस संवाददाता कोमल शर्मा ने बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम से खास बातचीत की।
उन्होंने कहा कि सरकार अल्पसंख्यक हिंदुओं और वहां पर फंसे अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए चिंतित है। पड़ोस के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, कुछ विचलित करने की तस्वीरें आ रही हैं और ऐसे में कुछ मुद्दे भी उठ रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी है। दुष्यंत जी, जिस तरीके की खबरें आ रही है बांग्लादेश से कि अल्पसंख्यक जो हैं उन पर उनके साथ जो है अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, लूटपाट हो रही है, किस तरीके से देख रहे हैं और सरकार का क्या स्टैंड इसमें रहने वाला है? देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण घृणा पे आधारित था और उसके कारण से उनके हमारे देश के प्रति उनमें घृणा है और वो वातावरण दिखाई भी दे रहा है जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, इस्कॉन मंदिर में आग लगा दी गई है, अनेकों हिंदू धर्म के मंदिरों को जलाया जा रहा है। तो मुझे लगता है सचेत रहने की आवश्यकता है। सभी राजनीतिक दल मिलकर सहयोग कर रहे हैं या नहीं, लेकिन एक मुद्दा बीच में ये भी आ रहा है कि हिंदुओं की संख्या बांग्लादेश में लगातार कम होती जा रही है। अगर पिछले कुछ सालों में देखें तो अब वो घट के काफ़ी कम हो गई है। तो ऐसे में सरकार, क्योंकि मोदी सरकार बार बार ये कहती है कि जो भी आसपास देश में जो भी ऐसे अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, उन पर उनके लिए सदैव सरकार खड़ी है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जब इस तरह की सिचुएशन है तो हालात और खराब हो रहे हैं, सरकार को जल्द ही इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, सत्यता तो ये है कि 32% या 8% रह गए हैं और सरकार अब से नहीं पूर्व से ही सचेत है और कार्रवाई अच्छी करेगी। लोगों को बचाने का काम हमारा दायित्व है, वहाँ भी बच्चे सुरक्षित रहें और अपना देश भी सुरक्षित रहे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन पवन शर्मा के साथ कोमल शर्मा। भारत की नजर अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में हो रहे प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों पर है। बांग्लादेश में अपील के बावजूद अभी भी प्रदर्शन जारी है। क्या बनने वाली अंतरिम सरकार देश की स्थिति संभाल पाएगी? रिहा हुई खालिदा जिया का दखल कितना होगा? क्या जमात का वर्चस्व रहेगा? इस उत्पात के पीछे रेडिकल कारण भी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर भारत एक्सप्रेस ने विदेशी मामलों के जानकार ध्रुव कटोच से बातचीत की है। हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार ध्रुव कटोच सर हैं। आइए बात करते हैं। सर, बांग्लादेश की स्थिति आप कैसा देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ इस समय पर यह स्थिति जो है ये बहुत गंभीर है और बांग्लादेश की हालत इतनी जल्दी सुधरने वाली नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज बांग्लादेश में जो हो रहा है, एक नई सरकार या जो जिस प्रकार से उन्होंने नई सरकार बनानी है वो किस प्रकार से बनेगी, कौन होगा उसमें? अवामी लीग के लोग होंगे, बीएनपी के लोग होंगे, जमात के लोग होंगे, वो अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। और जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती है, ये जो सरकार जो बन रही है वैसे भी टेम्परेरी सरकार होगी और उस सरकार के बनने के बाद इलेक्शंस होंगे, तो किस प्रकार से ये बांग्लादेश किस रास्ते में जा रहा है, ये इस समय पर बिल्कुल इसमें क्लैरिटी नहीं है। और मैं समझता हूँ आगे वाले दिनों में हो सकता है ये क्लैरिटी आ जाए, लेकिन अगर नहीं आती है तो बांग्लादेश की स्थिति और बिगड़ जाएगी। शुक्रिया। तो बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा? अभी जो कवायद चल रही है वो ये चल रही है कि इंटरिम सरकार बनेगी, अंतरिम सरकार बनेगी, वो 3 महीने के लिए होगी। अब पॉलिटिकल पार्टी, चाहे आवामी लीग, बीएनपी या फिर जमात, क्या ये बांग्लादेश के भविष्य के लिए काम करेंगे या स्थितियां पाकिस्तान जैसे हो जाएंगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन रमेश के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।